Assalamu alaikum everyone, welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. So आज हम एक ऐसे टॉपिक पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिसमें से आपको हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक पे हम ऐसे एमसीक्यूज करेंगे सो दैट आपको सारी चीज़ें जो है यहीं पे क्लियर हो जाए। अगर आपने इससे पहले भी ये टॉपिक पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा रिवीजन होगा और जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू लेक्चर जो है आपके 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आज हम पहला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। इस पे जो हम एमसीक्यूज जो हमने आज प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में उन पे कैसे एमसीक्यूज और नेक्स्ट एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं, उन पे हम आज बात करेंगे। फाइन। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, कहीं और से नहीं भी पढ़ा है अभी तक, या अगर आप पहली बार ये टॉपिक पे एमसीक्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उन सब के लिए जो आज पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या इस पे एमसीक्यू कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं सो दैट उनको बेसिक सी चीजें जो है क्लियर हो जाए और इस टॉपिक को वो अच्छे से समझे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जो टॉपिक को पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, इस पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड। फाइन। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। बेसिकली जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है क्या, इस पे बात करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जेकेएसएसबी या एसएससी एग्जाम या जेकेपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है एक्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं 370 और 35A, ये दोनों आर्टिकल्स जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और आर्टिकल 370 है क्या, बेसिकली ये एक ऐसा जो आर्टिकल है जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। क्या स्पेशल स्टेटस देता था? जम्मू एंड कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वहीं पे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी। इन पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के हैं, जो सिटीजन्स किसी और स्टेट के हैं अदर देन कश्मीर, वो कश्मीर में ना तो जम्मू एंड कश्मीर में ना तो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ना ही कोई लैंड यहाँ पे परचेज कर सकते थे। फाइन। ये स्पेशल स्टेट्स आपको कौन देता था? 370। वहीं पे अगर हम 35 की बात करें तो ये 35 जो आर्टिकल है, ये एक ऐसा आर्टिकल था जो एम्पावर करता था जम्मू कश्मीर के स्टेट्स लेजिस्लेचर को। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को एम्पावर करता था किस चीज का? टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करने का। वहीं पे उनको स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड करता था। फाइन। तो बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में। फाइन। तो एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है कंटेनिंग प्रोविजंस। क्या प्रोविजंस थी? टू रिकॉन्स्टिट्यूट द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। तो 2 यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या किया गया है? रिकॉन्स्टिट्यूट, बाइफरकेट किया गया है। फाइन। तो कौन कौन सी यूटी? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। ये एक्ट जो है, ये इसने क्या किया है? रीऑर्गेनाइज किया जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको रीऑर्गेनाइज किया और जो जो आपके यूटीज है, 2 यूटीज में बाइफरकेट किया। कौन कौन सी यूटी है? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। ये कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है डायरेक्टली। कब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया 2 यूनियन टेरिटरीज में? डेट आपको याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019। तो बेसिकली हुआ क्या? ये एक बिल थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। कहाँ पे? राज्यसभा में। ऑन 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को बिल इंट्रोड्यूस की गई है राज्यसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके रखा है मैंने। और पूछा जाता है डायरेक्टली, बिल जो है इंट्रोड्यूस किसने की थी?
कहाँ पे की थी और कब की थी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो सेम डे पे जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हो जाती है राज्यसभा में, सेम डे पे वहां पे इसको अप्रूवल मिल जाता है, और उसके बाद ये बिल जो है आपका इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। लोकसभा में भी सेम जो आपको 6 अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस होता है, और सेम डे पे वहां पे भी इसको जो है अप्रूवल मिलता है, पास हो जाता है। और उसके बाद 9 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट का जो है अप्रूवल इसको मिल जाता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का जो है मिल जाता है इस बिल को। जैसे ही बिल को, किसी भी बिल को प्रेसिडेंट का या जो हाउसेज है, दोनों हाउसेज का अप्रूवल या प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उस बिल को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। तो वो एक्ट या लॉ कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हम उसको कौन सा एक्ट कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट या लॉ कहता है। तो इस बिल में बेसिकली था क्या, 103 सेक्शंस थे और 14 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पूछे गए हैं कि इस बिल में कितने पार्ट्स है, कितने सेक्शंस है और कितने शेड्यूल्स है। फाइन। तो मेन प्रोविजंस इस एक्ट के जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा आगे एमसीक्यूज में, कि कैसे कैसे जो है आपको क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन सी चेंजेस हुई है इस बिल में, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से शेड्यूल्स, कौन कौन से पार्ट्स में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मेन प्रोविजंस इस एक्ट के क्या थे। कि पहले जो है असेंबली को स्ट्रेंथन अप किया गया बाय 7 सीट्स। अगर आपको पहले पता होगी 107 सीट्स थे, उसके बाद बोला गया इस बिल में कि मोर 7 सीट जो है इंक्रीज की जाएंगी, 140 टोटल बनेगा। और इस 114 में से टोटल 24 वैकेंट रहेंगी, जो किसके लिए रहेंगी, पीओ के लिए रहेंगी। ये इस बिल में बताया गया। वहीं पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको ट्रम किया गया। फाइन। उसके बाद हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो अबॉलिश किया गया। हाउस ऑफ एल्डर्स जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जिसको कहते हैं, फाइन, उस चीज को, उसको क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। फाइन, ये आपको याद रखना है। वहीं पे कॉमन हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट रखा गया है। और यहाँ पे बोला गया कि सेंट्रल लॉज जो कि अभी तक एप्लीकेबल नहीं थे यूटी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, अब वो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या किए गए, एप्लीकेबल। कितने थे वो टोटल, 106 टोटल जो सेंट्रल लॉज थे वो एप्लीकेबल किए गए यूटीज के लिए, दोनों यूटीज के लिए। स्टेट लॉज जो थे एप्लीकेबल टू यूटीज विद अमेंडमेंट्स, कुछ स्टेट लॉज जो कि 166 स्टेट लॉज थे जिनको अमेंडमेंट किया गया, और वो क्या रहेंगे, वो सेम एज इट इज रहेंगे। कुछ स्टेट लॉज जो है जो है यहाँ पे रिपील किए गए, जो कि 153 स्टेट लॉज थे जो कि रिपील या रिमूव किए गए, और 11 गवर्नर्स जो एक्ट थे वो भी क्या किए गए, रिपील किए गए, रिमूव किए गए। ये सारी चीजें हैं। इससे और आगे भी जो चीजें, बहुत सारी चीजें जिनको यहाँ पे अमेंड किया गया, जिनको चेंज किया गया, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, वो सब चीजें हम किस में देखेंगे, एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के जो है एमसीक्यू सेशन से। हमारा जो एमसीक्यू लेक्चर है, हमारे जो टॉपिक्स है एमसीक्यूज है, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, a list of all the central laws made applicable, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, कितने, a list of all central laws made applicable to the union territory of Jammu and Kashmir। फाइन, कितने थे वो, 106। ये आपको याद रखना है। तो बताया जा रहा है कि ये जो सेंट्रल लॉज जो थे उनको एप्लीकेबल किया गया यूनियन टेरिटरी के लिए, वो किस शेड्यूल में आपको जो है दिए गए हैं, प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अभी मैंने आपको बोला कितने शेड्यूल्स थे, 5 शेड्यूल्स। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको इससे जो है क्लियरली दिया गया है, ये पांचों शेड्यूल यहाँ पे आप देखेंगे, शेड्यूल्स के बारे में मैंने थोड़ा लिख के रखा है सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो पहला शेड्यूल जो हमारे पास है दैट इज मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसमें मेंबर्स जो होंगे उनके रिगार्डिंग है ये। लाइक अगर आप सेक्शन 9 की बात करें, वहां पे बोला गया है एलोकेशन ऑफ सिटिंग ऑफ मेंबर्स, ये आपका सेक्शन 9 है। फाइन। ये आपको बोला गया है कि आपके जो मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम दूसरा नाम कहते हैं राज्यसभा, ये आपको बात पता होनी चाहिए।
राज्यसभा, या हम अपर हाउस भी इसको कहते हैं, फाइन, अपर हाउस। तो सेक्शन 9 में बोला गया कि एलोकेशन ऑफ सिटिंग ऑफ मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा, राज्यसभा में वो कितने होंगे, वो आपको सेक्शन 9(1) में दिया गया है कि वो कितने होंगे। 4 फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नन फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। ये आपको याद रखना है, एज इट इज पूछा जाता है कितने मेंबर्स जो है आपके राज्यसभा में अलाउ है, फाइन। वो आपको याद रखना है कि 4 सीट्स जो है हमें हमें दी गई है, किसके लिए, राज्यसभा में 4 सीट्स जो है दी गई है, फाइन। जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ ये 4 सीट्स दी गई है, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कोई सीट नहीं है इन राज्यसभा में, फाइन। वहीं पे अगर हम सेक्शन 9(2) की भी बात कर ले, ये भी आप याद में रखें के साथ कि ये क्या होता है, ऑफिस ऑफ टर्म, जो इनका ऑफिस का टर्म रहता है इन मेंबर्स का, वो है कि वो कितना है, वो जितना पहले था उतना ही अभी भी रखा गया है, फाइन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल में बोला गया है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज amendments to the delimitation of parliamentary constituencies order 1976। थर्ड शेड्यूल क्या है हमारे पास, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये भी आप देख लेंगे। फोर्थ शेड्यूल क्या है, फॉर्म्स और जो ये ओथ्स एंड अफर्मेशंस होते हैं वही। उसके बाद सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल, ये आपका फिफ्थ शेड्यूल है। कितने सेंट्रल लॉज, मैंने अभी आपको बोला 106। ये कितने हैं, 166 जो कि स्टेट लॉज को अमेंडमेंट किया गया, वहीं पे जिनको रिपील किया गया वो 153 है। और गवर्नर के कितने हैं, ये देखिए गवर्नर्स एक्ट वो 11 गवर्नर्स, फाइन। तो ये आपके 5 शेड्यूल रहते हैं। आपको क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपको कि वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो आपको दिए गए हैं। वो कौन सा शेड्यूल है, मैंने आपको दिखाया है, वो है फिफ्थ शेड्यूल। आपका ऑप्शन जो बन जाता है, फिफ्थ शेड्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बोला कि लाइक राज्यसभा में कितनी सीट्स दी गई है हमें, वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में जो है, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, वहां पे जो है 5 सीट्स, टोटल 5 सीट्स यूटी ऑफ जे एंड के को दिया गया है। और वहीं पे अगर हम एक सीट की बात करें, यूटी ऑफ लद्दाख को दी गई है, फाइन। ये किस में बोला गया है, इज इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ये चीज बोली गई है, ये आप याद रखेंगे एज इट इज। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये दोनों कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं ये। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 has introduced certain changes in the states and the union territories section of the Constitution. Accordingly, which of the following schedules of the Constitution of India has been amended? इनमें से कौन सा शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया? क्या वो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है, या फोर्थ शेड्यूल है? फाइन। तो अगर हम बात करें, देखो ये सारे शेड्यूल्स अभी आपको मैंने फिफ्थ 5 शेड्यूल जो ऊपर बोले हैं, वो 5 शेड्यूल्स आपके कौन से हैं, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के शेड्यूल्स हैं। यहाँ पे अगर हम शेड्यूल्स की बात करें, ये जो यहाँ पे आप शेड्यूल्स देख रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आप याद रखेंगे। तो इनसे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो हमारे द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कौन से शेड्यूल, अगर आप पहले शेड्यूल की बात करेंगे, तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स में से पहले शेड्यूल की बात अगर हम करेंगे, दैट इज द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अगर आपने शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स देखे होंगे 12 शेड्यूल, तो उसमें यही चीज लिखी गई है, पहला शेड्यूल स्टेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से आपका पहला शेड्यूल है, फाइन। और ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6 में आपको ये चीज बताई गई है कि देयर शुड बी अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ, कि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होगी, अमेंडमेंट होगी। ये आपके 6th सेक्शन में, सेक्शन 6 में बताई गई है, जो कि पार्ट 2 के अंडर आती है। सो द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। वहीं पे अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड शेड्यूल है, उसमें क्या आती है, अलाउंसेस या प्रिविलेजेस जो एमोलमेंट्स होते हैं गवर्नेंस वगैरह के, उनके वो चीज आते हैं वहाँ पे।
वहीं पे थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें उसमें क्या चीज़ दी गई है, प्रेसिडेंट या गवर्नर वगैरह जो होते हैं वो उसमें सब चीज़ें जो है वहीं पे हम सेकंड शेड्यूल की अगर बात करें, इसमें क्या चीज़ें हैं, अलाउंसेस या प्रिविलेजेस, एमोलुमेंट्स किनके प्रेसिडेंट या गवर्नर्स वगैरह के होते हैं, वो इसमें दिए गए हैं। वहीं पे थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें, उसमें ओथ एंड अफर्मेशंस होते हैं। ये किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिफ्थ सीट्स जो है, जो आपका सॉरी फोर्थ शेड्यूल, आपका जो फोर्थ शेड्यूल है, इसमें क्या दिया गया है, सीट्स इन राज्यसभा, कि सीट्स जो राज्यसभा में होंगी वो कितनी होंगी टोटल, वो सब दिया गया है आपके फोर्थ शेड्यूल में। तो ये आपके कुछ शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करने लगूँ ट्वेल्थ शेड्यूल जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, और एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको चाहिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करूँगा आगे। फाइन, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, as of 2022 the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, this is 2019, consists of, तो अभी मैंने ये ऊपर ही आपको बोला उसमें कितने सेक्शंस थे, 103 सेक्शंस थे और 5 शेड्यूल्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, 103 सेक्शंस, 5 शेड्यूल्स और 14 पार्ट्स। ये आप रट्टा मार के याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मैंने अपने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चंस आपको जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और आगे भी यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, रिपीट किए जाएंगे, और इनको थोड़ा मॉडिफाई करके आपसे रिपीट किए जाएंगे। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फॉर श्योर। मैं जितना मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आप याद रखेंगे एज इट इज़। ऐसे ही सेक्शन जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उन पे मैंने एमसीक्यू लाए हैं, और वो आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, और एग्जाम में आपसे जो पूछे जाएंगे वहां पे आप सही इसको मार्क करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and he or she and he or she shall be designated as। जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, पहली बात तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। फाइन, अब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर आर्टिकल 239, फाइन, तो वो डिजिग्नेटेड यहाँ पे क्या रहेगा, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एडवोकेट जनरल, तो वो कौन रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये चीज आप याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको एलजी जो हम एलजी कहते हैं, दैट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज। फाइन, और ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो पहला एलजी रहा था उनका नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइन, वहीं पे अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करें, एडवोकेट जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किस कैसे ये होता है इंपॉर्टेंट, ये होता कौन है, ही इज द हाईएस्ट लॉ मेकर ऑफिसर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको अपॉइंट कौन करता है, एलजी अपॉइंट करता है। फाइन, कौन से आर्टिकल से अपॉइंट करता है, आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अपॉइंट करता है एलजी, एडवोकेट जनरल को। फाइन, और ये कहाँ पे एडवोकेट जनरल जो है ना, कौन से सेक्शन में आपको मेंशन है, इट इज 79(1), 79(1) पार्ट 9 में, पार्ट 9 ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये मेंशन है, एडवोकेट जनरल होगा, ही इज द हाईएस्ट लॉ मेकर ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहीं पे कौन से सेक्शन में है, 79, और सब सेक्शन कौन सा होगा, 1, 79(1) में ये मेंशन है, कौन, एडवोकेट जनरल। ये आप इंपॉर्टेंट जो चीज है ये याद रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many women or representatives can be nominated? तो कितने women representatives को nominate किया जा सकता है to the legislative assembly of the union territory of Jammu and Kashmir? तो इनको पहले nominate कौन करेगा, ये आप चीज याद रखेंगे, LG इनको nominate करेंगे। फाइन, कौन से सेक्शन में ये आपको बताया गया है? सेक्शन 15 में आपको ये चीज बताई गई है। क्या बताया गया है? ये इनको जो है सेक्शन 15 में आपको ये चीज बताई गई है कि कितने वुमेन्स को, वहां पे लिखा गया है कि 2 वुमेन्स, या पहले यहाँ पे याद रखेंगे, 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा कौन? एलजी। एलजी नॉमिनेट करेगा कहाँ पे? यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एलजी इनको नॉमिनेट करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है 2 आपके पास। तो ये आप याद रखेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत कौन सी यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया विदाउट लेजिस्लेचर? उनका लेजिस्लेचर नहीं होगा। ये कौन से यूनियन टेरिटरी है? जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल इनका लेजिस्लेचर होगा। वहीं पे लद्दाख अगर है, दो ही तो यूनियन टेरिटरी की गई है, एक तो लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें बोला गया कि जो लद्दाख है वो विदाउट जो है लेजिस्लेचर होगा। और ये कौन से सेक्शन में आपको ये चीज बोली गई है? सेक्शन 3 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या बोला गया? कि जो जम्मू आपको एक यूनियन टेरिटरी होगी लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, और इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे? एक कारगिल और दूसरा लेह, दो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें होंगे। फाइन। और बाकी बोला गया कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है लेजिस्लेचर होगा। ये आपको यूटी बनाई गई है कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 4। ये भी आप याद रखेंगे। और बाकी जो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं लेह और करगिल को निकाल के, वो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे रहेंगे। फाइन। और सेक्शन 3 या 4 आपको पता होनी चाहिए, पार्ट 2 में है। पार्ट 2 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पार्ट 2 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये चीज बोली गई है। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। Question number 7. As per the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, which article of Indian Constitution is applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो ये आर्टिकल जो एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। फाइन, पुडुचेरी के लिए भी होगा। वो कौन सा आर्टिकल है? आप सबको पता होगी जिसने भी ये पढ़ा होगा, आर्टिकल 239 ए। सो आर्टिकल 239 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एप्लीकेबल है पुडुचेरी के लिए, वो एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। ये चीज आप याद रखेंगे। और ये कौन से सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 13। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो है ना सेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। आगे आप क्वेश्चंस इस पे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। फाइन। तो सेक्शन 13 में ये बोला गया है कि ये जो 239 ए है, ये एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी। फाइन। जो भी इसमें प्रोविजंस होंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर को भी। तो और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट कौन से पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन में? पार्ट 3। ये भी आप याद रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territories of the state? अभी मैंने ये ऊपर बोला कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाई गई है उसमें कौन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट्स उसमें रहेंगे। तो क्या वो करगिल लेह है, डोडा कठुआ, रामबन? अभी मैंने ऊपर बोला करगिल लेह इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अंडर सेक्शन 21? देखो ये अभी मैंने आपको बोला सेक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आप सब देखेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अंडर सेक्शन 21? कौन सा इनमें से सेक्शन 21 में दिया गया है? सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, propagation, dissolution, special address by lieutenant governor to legislative assembly, duration of legislative assembly, rights of
lieutenant governor to address and send messages to the legislative assembly. इनमें से कौन सा दिया गया है? सेक्शन 21। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। पहले देख लेते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से सेक्शंस में ये चीजें दी गई है, और फिर आंसर खुद ही आप देख पाएंगे। और ये आप आगे जाके जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, जो भी इनमें सेक्शंस आएंगे वो भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में वो भी सेक्शन जो है वो पूछे जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये आप याद ऐसे ही रखेंगे। तो सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये किस में बोला गया है, ये कौन से सेक्शंस में बोला गया है, कौन से सेक्शन में ये चीज है, सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 में ये चीज बोली गई है, सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोपोगेशन या डिसोल्यूशन। फाइन। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिस इज द जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि स्पेशल एड्रेस कौन करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज सेक्शन, जो आपका सेक्शन है 21 जो आपको दिया गया है। फाइन। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो पहले कितना हुआ करता था, 6 years, अब बोला गया कि वो सिर्फ कितना रहेगा, 5 years। और ये किस सेक्शन में बोला गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये चीज आप याद रखेंगे, ये सेक्शन 17 में बोला गया। सेक्शन 17 में ये चीज बोली गई है। सेक्शन 17 कौन से पार्ट में है वो भी आपको पता होनी चाहिए, पार्ट 3। तो अगर आपने या अगर आप नए हैं या अगर आपने अभी तक ये पार्ट्स वगैरह शेड्यूल्स या सेक्शंस नहीं देखे हैं, इसके लिए मैं आपको एक जो है पीडीएफ सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे आप अच्छे से इसको एक बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको ये चीज याद रहेगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। फाइन। वहां पे आपको मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगा, इस लेक्चर के पीडीएफ्स भी वहां पे प्रोवाइड करूंगा मैं, और बाकी जो आपको और भी एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल मेरे पास है वो मैं आपके साथ जो है टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ना जरूरी है। फाइन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, राइट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन से सेक्शन में बोला गया, इट इज सेक्शन 23। सेक्शन 23 में ये चीज बोली गई है। फाइन। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, इसको अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे, कौन से सेक्शन में क्या चीजें बोली गई है, अच्छे से याद करके रहेंगे, डायरेक्टली सेक्शंस में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फाइन। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, which is question number 10. Before the execution of J&K Reorganization Act 2019, which of the following articles used to empower the legislature of Jammu and Kashmir to define the permanent residents of the state? मैंने ऊपर ही आपको बोले दो आर्टिकल्स 370 और 35A। तो 370 मैंने बोला था स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, वहीं पे 35A मैंने बोला था टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उनको प्रोवाइड करना स्पेशल क्या, स्पेशल प्रिविलेजेस। फाइन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 35A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच क्लास या सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा सेक्शन या क्लास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है किसके साथ, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली? तो उसके साथ कौन सा सेक्शन करता है? अगर आप इन सेक्शंस की बात कर लें तो पहले अगर हम 34 की बात करें, 34 सेक्शन जो बोलता है, ये बोलता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। तो ये उस पे क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस on laws passed by legislative assembly with respect to certain matters। वहीं पे अगर हम सेक्शन 35 की बात करें तो 35 आपको बोलता है कि जो इनकंसिस्टेंसी होती है किन के बीच में,
लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें जो इनकंसिस्टेंसी होती है वो किस में दी गई है? सेक्शन 35 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको सेक्शंस में से, एज यूजुअल मैं जो आपको बोलता हूँ वो आप याद रखेंगे। तो सेक्शन 35 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। एंड सेक्शन 36 की अगर हम बात करें पहले, तो सेक्शन 36 बोलता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं किन के रिलेटेड, जो फाइनेंशियल बिल्स होती है, इस पे आप इस ऐसे याद रखेंगे, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल, फाइन। वहीं पे अगर हम 38 की बात करें, सेक्शन 38 है जो एसेंट मिलता है बिल को। बिल को मैंने अभी बोला था एसेंट मिलता है फिर बन जाता है लॉ या एक्ट, उसको एसेंट मिलता है तो उस वो सेक्शन 38 में बोला गया है। क्या है? एसेंट टू बिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सेक्शंस आप याद रखेंगे और इनको आगे जाके इन पे जो एमसीक्यूज आएंगे उनको आप अच्छे से जो है आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद? वो किसके साथ? सेक्शन 9 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसके साथ डील करता है? मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही कि एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं उनके एलोकेशन के साथ। जो राज्यसभा में कितने होते हैं? 9 में जो मैंने बोला आपको कितनी सीट्स हमें है? 4 सीट्स है टू यूटी ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, वहीं पे अगर हम यूटी ऑफ लद्दाख की बात करें उनके लिए कोई नहीं है। और 9 सेक्शन 9(2) में क्या बोला गया था कि जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है वो कितने टाइम तक रहता है वो उसमें डिफाइन किया गया है। फाइन। वहीं पे अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, जो कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? इट इज इन सेक्शन 8। ये भी आप याद रखेंगे, सेक्शन 8 में बोला गया कि अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और सेक्शन 8 कौन से पार्ट में है? ये चीज आप याद रखेंगे, पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच क्लास सेक्शन ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन करता है इसके साथ डील? क्या वो 49 है, 50 है, 51 है, 52 है? तो देख लेते हैं 49 क्या है। 49 हमारे पास है कि जो रिस्ट्रिक्शन है किसके लिए? डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिस्कशन है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको 49 में बोला गया है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 50 है इसमें बोला गया है, कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उसमें कोर्ट्स क्या नहीं कर सकते हैं इंक्वायर। ठीक है, कोर्ट्स नॉट इंक्वायर इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव। और 51 में ये चीज आपको बोली गई है, जो सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। 51 सब क्लास 1 में बोला गया कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके लिए क्या होगा? सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ शैल हैव, ये आप याद रखेंगे, शैल हैव सेपरेट सेक्रेट सेक्रेटरीट स्टाफ। और 52 की अगर हम बात करें, 52 में ये चीज बोली गई है कि एलजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको पावर दिया गया है। किस चीज का पावर? टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के रिसेस के टाइम पे जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी उस पे क्या कर सकते हैं? एलजी को पावर है, क्या कर सकते हैं? टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। पावर ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर टू एलजी टू promulgate ordinances during recess legislative। वेरी इंपॉर्टेंट, यह आप याद रखेंगे।
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। एज पर द J&K Reorganization Act 2019, the authoritative texts of all orders, rules, regulations and bylaws issued under any law made by the legislative assembly will be, वो किस में होगा, कौन सी लैंग्वेज में होगा? क्या इंग्लिश होगा, कश्मीरी होगा, हिंदी होगा, कन्नड़ा होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, दैट इज इंग्लिश। और ये कौन से सेक्शन में बोला गया है? दैट इज सेक्शन 48C। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद। 48C में बोला गया है कि जो भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट्स होंगे या ऑर्डर्स, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, बायलॉज होंगे, वो सब किस में होंगे, कौन सी लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश में होंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। As per the J&K Reorganization Act 2019, the provisions of which article of the Constitution applicable currently to the Union Territory of Puducherry are also applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। दैट इज आर्टिकल 239A। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, which is identify the clause of the J&K Reorganization Act 2019 that specifies the conditions that could result in the disqualification of membership from the Legislative Assembly. So question है basically कि disqualification of membership from the Legislative Assembly, इसमें से आपको बोलना है कि कौन से क्लास ने या सेक्शन ने ये आपको जो है बताया है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कौन से सेक्शन ने आपको बताया? तो सेक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो पहला सेक्शन जो है 22, इसकी बात अगर हम करें, सेक्शन 22 में बोला गया है कि एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक। कहाँ पे? जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, उनमें जो भी मिनिस्टर होगा, एडवोकेट जनरल होगा, उनको क्या है? राइट है टू स्पीक। फाइन, ये आपको 22 में बोला गया। वहीं पे 24 में क्या बोला गया है? ओथ्स एंड एफर्मेशंस, ये आपको पता ही है। ओथ्स एंड एफर्मेशंस, जो कि आपको फोर्थ शेड्यूल है, अगर आपको याद होगा। फाइन। वो ये ओथ एंड अफर्मेशन किसके सामने लेना होता है? ये तो गवर्नर, कोई भी मिनिस्टर जो होगा ना, वो गवर्नर के सामने ही, गवर्नर के अंडर ही ओथ एंड अफर्मेशन लेगा, या गवर्नर किसी किन कुछ बंदों को जो है अपॉइंट कर सकता है, उनके सामने ओथ एंड अफर्मेशन ले सकते हैं। वहीं पे 26 की अगर हम बात करें, 26 इज वेकेशन ऑफ सीट्स, और 27 is the correct option for this, that is disqualification of membership from legislative assembly. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। Which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the amendments to the first schedule of the Constitution of India? जो Constitution of India का फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें कौन सा सेक्शन हमें बोलता है कि उसको अमेंडमेंट होना चाहिए? ये तो इसका जो आंसर है दैट इज, आपको पता ही होगी, सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये चीज बोली गई है, अमेंडमेंट टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। और सेक्शन 2 में अगर हम बोलें, सेक्शन 2 में क्या है? डेफिनेशंस है, जो कि आपके पार्ट 1 में आता है। पार्ट 1 में सेक्शन 1 आता है टाइटल, दूसरा आता है डेफिनेशंस। और वहीं पे सेक्शन 4 में क्या बोला गया है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बोला कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा विद लेजिस्लेचर। और सेक्शन 8 में क्या बोला गया है? सेक्शन 8 में बोला गया है अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सेक्शन 6 में आपको बोला गया है। सेक्शन 8 में बोला गया है कि अमेंडमेंट होगा फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द टेम्परेरी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर? कौन हमें देता था टेम्परेरी प्रोविजंस? जो कि पार्ट 21 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21, करंटली देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 21 में क्या बोला गया था कि जो पार्ट 21 में है टेम्परेरी प्रोविजंस वगैरह, उसमें आर्टिकल 370 आता है। तो 370 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं।
Which class section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 outlines the provisions relating to all Indian services? जो ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटेड प्रोविजंस बोली गई है वो कौन से सेक्शन में बोली गई है? अगर हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 88 है, 94 है, 95 है, 91 है। तो बात कर लेते हैं, जो आपका 88 है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, जो कि किसके रिलेटेड प्रोविजंस देता है? रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटिंग। फाइन। वहीं पे 94 की अगर हम बात करें, इसमें बोला गया है कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15, किसका सेक्शन 15 होगा वो? ऑफ एक्ट 37 ऑफ 1956। फाइन। कोई 95 की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉस। वहीं पे सेक्शन 91 अगर हम बात करें, इसमें बोला गया है कि प्रोविजन दिए गए हैं किस लिए? एज टू कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर्स इन द सेम पोस्ट, जो ऑफिसर्स होंगे वो सेम पोस्ट पे रहेंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद कंटिजेंसी फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन डील करता है इसके साथ, कौन सेक्शन इसके साथ डील करता है? तो दैट इज 69। 69 इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं पे 67 की अगर हम बात करें, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, और पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चंस, जो है ना क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। फाइन। 65 अगर है, याद रखेंगे आप, दैट इज 65 में बोला गया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर्स। और 63 में क्या बोला गया है? स्पेशल प्रोविजंस एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फाइन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और इसका पार्ट 2 जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आपके जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें आप इस टॉपिक में से बहुत जो आपके क्वेश्चंस 2-3 जो पूछे जाएंगे उनको आप अच्छे से इजीली क्लियर कर पाएंगे। और आगे इसमें और एक पार्ट आएगा जिसमें मैं और एमसीक्यू जो लेके आऊँगा, जो कि आपके आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यही 2 लेक्चर्स में से आपको जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।